मित्रों नमस्कार। उत्साह के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम यह जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नामकरण और इसकी खोज और इसका विस्तार कितना है। तो हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे ये चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में, इस सभ्यता के बारे में यह जानेंगे कि इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास में किस काल में रखा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस काल में क्यों रखा गया है, कारण क्या है, और इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसका समय काल पढ़ेंगे और इसका नामकरण, इस सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इसके बारे में इस सभ्यता का विस्तार कितना है, किन किन देशों में ये फैली हुई है, और विस्तार, ये चीजें इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये भारतीय इतिहास में किस काल में रखा गया है। तो एक सामान्य सी चर्चा है, ये प्राचीन इतिहास है। जब इस सभ्यता को पढ़ते हैं तो हम केवल यही चीज़ें कहते हैं कि जो खुदाई के समय, जो उत्खनन के समय जो भी वस्तुएं मिली है, जो भी हमें प्रमाण मिले हैं, जो भी तथ्य मिले हैं, उस तथ्य को एक सीक्वेंस रूप से, एक क्रमबद्ध अध्ययन के रूप से हम नहीं देख सकते। इसलिए इस सभ्यता को हम किस काल में रखा गया है, आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया, ये ध्यान रखिए। क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है कि किसी काल में या किसी स्थान से प्राप्त जो वस्तुएं, जो तथ्य, जो प्रमाण, जो हम पढ़ नहीं पाए, हमें लिखित रूप से प्रमाण मिले हैं किंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए, उस काल को या वही समय या वही तथ्य जो सीक्वेंस से क्रमबद्ध रूप से नहीं मिले हैं, जिसके कारण हम इस सभ्यता को किस काल में रखते हैं, आधे ऐतिहासिक काल। देखो इसके समय काल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतभेद या अपने विचार रखे हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्राचीन है, 3300 से 2800 ईस्वी पूर्व या बीसी मानते हैं, ईसा पूर्व की है। और कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि 2800 से कुछ 2000 ईसा पूर्व मानते हैं। जो हमारी जो पद्धति है, रेडियो कार्बनिक पद्धति, उस पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का काल कितना माना गया है, 2350 बीसी से 1750 बीसी। यह भी सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में मान्य है, ये ध्यान रखना। ये 2350 बीसी से 1750 बीसी डी.आर. अग्रवाल के द्वारा यह चीजें मानी गई हैं कि इस सभ्यता का जो सामान्य काल है, वो समय काल है, निर्धारित है। ऑथेंटिक जो एनसीईआरटी बुकों में है वह 2350 है, 1750 है। अब उसके नामकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण, अब देखो जब इसकी खुदाई चल रही थी तो भारतीय इतिहास में उस समय एक भारत का एक अलग ही नक्शा था। तो इस भारतीय मैप के अंदर भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इस समय यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम प्राचीन में सिंधु नदी, सिंधु नदी माना गया। अब देखो सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया था हड़प्पा,
हड़प्पा स्थल। तो इस नामकरण से यह निकलता है कि जो अधिकांश जो इसके जो भी स्थल हैं इस सिंधु नदी के दाएं बाएं तट पे मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसका अगला नाम क्या आता है। अब एक नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। देखो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि जब सर्वप्रथम 1921 में राव बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में सर्वप्रथम इस हड़प्पा स्थल को खोजा गया। इस हड़प्पा स्थल को खोजने के कारण ही ये सर्वप्रथम स्थल खोजा गया था हड़प्पा, जिसके कारण इसका नाम क्या दे दिया है? हड़प्पा सभ्यता। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया है? हड़प्पा सभ्यता। अब एक इसका नाम आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये जो सिंधु नदी थी इसके नीचे एक घगर नदी प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। घगर नदी जो वर्तमान में हमारी जो राजस्थान में कालीबंगा है, वह कालीबंगा किस नदी पे है? घगर नदी पे। अब जो अधिकांश स्थल हैं इन दोनों नदियों के दाएं बाएं तट पे या इसके मध्य अधिक मिलने के कारण इस सभ्यता का नामकरण क्या दे दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये नामकरण के आधार पर देखिए तो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास या दाएं बाएं जो स्थल खोजे गए हैं अधिकांश, जिनके कारण इन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। आज भी खोजे जा रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन बहुत सारे स्थल खोजे जा रहे हैं। आज जो बहुत 20 लाख किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। अभी सॉरी 20,000 कितनी है? वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है वो 20,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार, विस्तार पढ़ते हैं तो ये भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे दैमाबाद, यहाँ पे आलमगीरपुर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सभ्यता है इसी तरह से। अब देखो जो स्थल है उत्तर में इस सभ्यता का, उस स्थल का नाम है मांडा। मांडा है जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है।
और कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, या सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी या पश्चिमी या उत्तरी या दक्षिणी स्थल किस नदी के किनारे है, कहाँ पे है। ये चीजें आजकल के एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। मिलान वाले ये क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के मिलान करने वाले। तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रखने वाला। मांडा है उत्तर में, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। इसका जो पूर्वी स्थल है वो पड़ता आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी स्थल। सबसे दक्षिण में सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है दयमाबाद। मित्रों ये ध्यान रखना है कि दयमाबाद वर्तमान में कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दयमाबाद। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखना। और दयमाबाद किस नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। अब इसका जो पश्चिमी स्थल है वह है सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। और सुत का गेंडोर है मित्रों, वो किस नदी के किनारे है? दशक नदी के। ये इसका विस्तार है। विस्तार की दृष्टि से देखें तो बुकों में दे रखा है इसका विस्तार 12,699 वर्ग किलोमीटर, किंतु इसका वर्तमान में विस्तार है वो 20,000 से अधिक है, या 20,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग माना जाता है। अब देखो यहाँ पे फैक्ट वाले क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे है, मिलान वाले क्वेश्चन आ गए। और आलमगीरपुर है जो पूर्वी स्थल है वो किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और जो दक्षिणी स्थल है दयमाबाद वह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे है। और सुत का गेंडोर पाकिस्तान में दशक नदी के किनारे है। यह हमें विशेषकर ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका विस्तार हमने देख लिया, और इसका देखो विस्तार है ये उत्तर, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो इसका उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसकी जो पूर्व की पश्चिम की दूरी है वो 1600 किलोमीटर है। उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वो 1400 किलोमीटर। ये हमें ध्यान रखना। अब हम चर्चा करेंगे कि जो इस सभ्यता के जो निर्माता थे वह कौन कौन थे। कुछ अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। ये देखिए इसके निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता, अब देखो कुछ इसे मानते हैं आर्य, कुछ इसे क्या मानते हैं? आर्य। कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह आर्य थे। ये किस इतिहासकार ने कहा इसके बारे में हम जानेंगे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप,
डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप या रामचंद्र, ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों के द्वारा यह माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह कौन थे भाई? आर्य थे। कौन थे? आर्य। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि इसके निर्माता के बारे में ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे, या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। ये किसने कहा? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के द्वारा। अगला आता है कि सुमेरियन। अब देखो सुमेरियन कहने वाले कौन थे, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिय थे। ये किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड के द्वारा यह कहा गया, ये इतिहासकार है, इसने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह कौन थे? सुमेरियन थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे वह कौन थे भाई? सुमेरियन थे। अगला आता है कि द्रविड़। क्या आता है? द्रविड़ आता है, ये ध्यान रखना। अब द्रविड़, ये द्रविड़ जाति है जो भारत के दक्षिण में मानी जाती है कि जो भारतीय भारत में दक्षिण में आके यहाँ पे बस गई थी। तो ये किसने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह द्रविड़ थे। जो इतिहासकार है उसका नाम है राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी के बारे में एक विशेष इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि राखालदास बनर्जी ने क्या कहा था? मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खुदाई या खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। ये ध्यान रखना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है? निर्माता कहलाते हैं। आर्य किसने कहा था? लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र। सुमेरियन किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड के द्वारा। और राखालदास बनर्जी के द्वारा क्या कहा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह क्या थे? द्रविड़ थे। अब इसके बाद में आता है कि दास। क्या थे? दास या दस्यु। ये किसने कहा था? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा यह कहा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे वह कौन थे भाई? दास थे या दस्यु थे। अब देखो इसको ध्यान करके पढ़ना है तो हमें ये फैक्ट याद हो जाएंगे। ये चार ही चीजें याद रखनी हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के बारे में आर्य कौन बताने वाले थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे। ये किसने कहा था? कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के द्वारा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन थे, ये गार्डन चाइल्ड ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, ये राखालदास बनर्जी ने कहा था। ये ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दास या दस्यु थे, ये मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। ये चीजें हमें विशेषकर ध्यान रखनी है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब बात आगे ये आती है, अब देखो इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तभी तक पता नहीं चली थी 1826। देखो 1826 की बात है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के द्वारा ये एक अंग्रेज अधिकारी था, इसके द्वारा हड़प्पा का क्या किया गया था? सर्वेक्षण किया गया था। हड़प्पा का सर्वेक्षण करते हुए इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर
कुछ अवशेष है ऐसे है यहाँ पर सभ्यता हो सकती है। तो सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति कौन था सिंधु घाटी सभ्यता की ओर? वह कौन था भाई? मेसन, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, ये हमें ध्यान रखना है। और चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित कब किया था? 1826 में। इसके बाद में इस मिशन की बात पे अंग्रेज सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया किसी तरह का। तो इसके बाद में आता है 1853 और 56 की बात है। अब भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था सर्वप्रथम। इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो भी भारतीय तार विभाग है, भारतीय डाक विभाग है, भारतीय रेलवे है, रेलवे की विस्तार है, ये किस समय हुआ था? ये ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 और 56 के बीच के में। तो लॉर्ड डलहौजी के ही काल में जब कराची से लाहौर, ये ध्यान रखना है, कराची से लाहौर, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। उस समय ये पटरियां थी और पटरियों में आजकल भी क्या है? कंक्रीट डाली जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीजें होती है। इसके बीच में क्या डाली जाती है? कंक्रीट। तो कंक्रीट बिछाते समय क्या आ गई थी? कुछ कमी आ गई थी, साइडों में पत्थरों की कमी आ गई थी, जिस कारण एक पास में टीला था, इस टीले में खुदाई के समय क्या ईंटें निकलने स्टार्ट हो गई। तो वहां के मजदूरों ने क्या किया? ये ईंटें हैं, जब कंक्रीट खत्म हो गई थी तो इस कंक्रीट के स्थान पर क्या किया? इन लोगों ने इन ईंटों को बिछाना शुरू कर दिया। जैसे ही इस चीज का पता बर्टन बंधुओं को चला कि बर्टन बंधुओं को ये संकेत दिया था, रेलवे लाइन का कार्य किसे दिया था? बर्टन बंधुओं को। ये बर्टन बंधुओं को कार्य सौंपा हुआ था रेलवे लाइन का, और बर्टन बंधु दोनों भाई भाई थे। बर्टन बंधु कौन थे? दोनों ही बर्टन बंधु भाई भाई थे, जिसका नाम आता है, जिन दोनों का बर्टन बंधुओं का नाम विशेषकर जाना जाता है जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। एक का नाम आता है जॉन बर्टन और दूसरे का नाम आता है विलियम बर्टन। जैसे ही इन दोनों को पता चला कि हमारे जो कर्मचारी वर्ग है उन्होंने यहाँ पे कुछ ईंटें निकलिया और ईंटों को इस कार्य में यूज में ले रहे, तो तुरंत उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य को बंद करो। तो बंद करा के वापिस इसको क्या किया? सरकार को सूचना दे दी कि यहाँ पे क्या निकला है? एक सभ्यता निश्चय है, प्राचीन खुदाई के समय कुछ अवशेष निकल रहे हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पे कुछ नगर या कुछ नगरों के अवशेष मिल रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जो रेलवे लाइन का कार्य है वो किसे सौंपा गया था? बर्टन बंधुओं को सौंपा गया था। किनसे सौंपा गया था? जो बर्टन बंधु है, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दोनों भाई भाई थे, ये अंग्रेज अधिकारी। ये कार्य कब है? 1956 में, सॉरी 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को ये रेलवे लाइन कराची से लाहौर बिछाने का कार्य सौंपा। इसके बाद में क्या हुआ? 1857 में भारत में एक क्रांति हुई थी, जिनके कारण सरकार ने विशेषकर ध्यान नहीं दिया। फिर भी 1861 में लॉर्ड कनिंघम
कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। यह हमें ध्यान रखना है कि किसके निर्देशन में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कनिंघम के निर्देशन में। और इस समय भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही इस विभाग की स्थापना की गई थी और निर्देश किसने दिया था? कनिंघम के द्वारा। इसके बाद में 1857 की क्रांति की चिंगारी इसके मध्य फैल गई थी। इसकी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया। जैसे ही 1900 से 1905 वायसराय बना लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन जैसे ही वायसराय बना उन्होंने सोचा कि उस समय भारत में कुछ सभ्यताएं मानी जाती थी। उन्होंने कुछ पढ़ा कि भारत में उस स्थलों से खुदाई के समय ईंटें मिली थी। क्या अब उसका उत्खनन कराएं, क्या उसका कार्य सौंपा जाए किसी को? तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने जॉन मॉर्शल को इस पुरातत्व विभाग का क्या बना दिया? महानिदेशक बना दिया। महानिदेशक बना दिया और सारा का सारा कार्य किसे सौंप दिया? जॉन मॉर्शल को सौंप दिया। जॉन मॉर्शल के निर्देशन में अब सारा कार्य होगा। और इसी समय इसका नाम क्या रख दिया? इस भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदल के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग रख दिया। जॉन मॉर्शल के निर्देशन में इस विभाग का नाम बदलकर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग रख दिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, और इसका महानिदेशक कौन बन गया था? जॉन मॉर्शल। अब जॉन मॉर्शल ने क्या किया कि महानिदेशक बनने के बाद में दो भारतीय व्यक्ति थे। एक का नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी, और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है राखालदास बनर्जी। इन दोनों को यह कार्य हड़प्पा का और अलग अलग स्थलों की खुदाई का कार्य किसे सौंप दिया भाई? इन दो को, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो सन 1921 की बात है।
दयाराम साहनी के द्वारा इस हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई की। सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा स्थल की किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी? ये ध्यान रखना 1921 में। इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम स्थल खोजा गया था। इसका नाम क्या था भाई? हड़प्पा। इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण में यही आता है कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस हड़प्पा स्थल को सर्वप्रथम उत्खनन किया था या इसकी खुदाई की थी। इसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति था राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने ही 1921 के बाद में 1922 में जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है और सबसे बड़ा स्थल है, सबसे विस्तृत स्थल है, उसका नाम आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई या इसका उत्खनन है किसने किया था? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। तो कब किया गया था? 1922 में। ये चीजें ध्यान रखने। इसी प्रकार इस सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। किस तरह से खोज हुई थी, आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये हम वापिस इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास में इस सभ्यता को किस काल में रखा गया? आधे ऐतिहासिक काल में। इसके बाद में इसका समय काल पढ़ा था। समय काल एनसीईआरटी में जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें क्या माना गया है? रेडियो कार्बन पद्धति है जो 2350 है 1750 ईस्वी तक। इसके बाद में इसके नामकरण के बारे में पढ़ा था, इसका विस्तार और इसकी खोज के बारे में। अब देखो, नामकरण अलग अलग नामों से इसको आज हमारे इतिहास में पुकारते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास मिलने के कारण इसका नाम क्या रखा गया भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस हड़प्पा स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया था, जिस कारण ये सर्वप्रथम स्थल खोजा गया, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। एक नाम आता है, ये चर्चित बहुत ज्यादा आजकल, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये दो नदियां हैं, एक तो सिंधु नदी है, इसके नीचे सरस्वती नदी बहती है। इन दोनों के बीच में या मध्य भाग में इनके आसपास में जो अधिकांश स्थल है खोजे गए हैं, वह जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया था अभी? सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये बात आती है आगे विस्तार के बारे में। विस्तार के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उत्तर में कौन सा स्थान है, पूर्व में कौन सा स्थान है, और पश्चिम में कौन सा है, और दक्षिण में कौन सा है। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। आजकल के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं मिलान वाले कि हमें 4 स्थल दे देंगे और या नदियां दे देंगे, इसका मिलान करो। तो हमें ध्यान रखना है, जो उत्तर में सबसे है वह मांडा है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। और इसके बाद में जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, ये ध्यान रखना। और सबसे दक्षिण में जो स्थल है हमारा दहमाबाद है, वह गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे है। और जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में बलूचिस्तान में, वह किस? दशक नदी के किनारे और सुतका गेंडो। ये आता है उत्तर और दक्षिण से, और पूर्व पश्चिम से लंबाई कितनी है। तो सिंधु घाटी जो हमारी सभ्यता है वह पूर्व से पश्चिम में ज्यादा इसका फैलाव है। देखो, 1600 किलोमीटर पड़ता है। उत्तर से दक्षिण है जो मांडा से दहमाबाद की उसकी लंबाई है वह कितनी है? 1400 किलोमीटर पड़ती है। अगला, इसके निर्माता। अलग अलग इतिहासकारों ने इस सभ्यता के निर्माता अलग अलग माने हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वह आर्य थे,
वह आर्य इसको मान्यता देने वाले कौन थे भाई? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के द्वारा या डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा ये कहा गया थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह थे आर्य। और सुमेरियन कहने वाले कौन थे? गार्डन साइड थे। और द्रविड़ कहने वाले राखाल दास बनर्जी हैं, जिन्होंने क्या कहा था, सबसे जो बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई की थी 1922 में। ये आती है खोज। तो खोज के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले जो व्यक्ति थे वह चार्ल्स मेसन थे। उन्होंने 1826 में अंग्रेज सरकार को यह निर्देश दिया कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यताएं हैं या प्राचीन नगर छुपे हुए हैं, किंतु जो अंग्रेज सरकार थी इस मेसन की बात पे कुछ ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण बहुत लंबे समय तक इसकी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया। जैसे ही भारत में लॉर्ड डलहौजी वायसराय बने तो लॉर्ड डलहौजी के काल में इस विकास की कतार में 1853 और 56 के बीच में, है ना, दोनों के बीच में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस रेलवे लाइन बिछाते समय ये रेलवे लाइन का ठेका किसने दिया था? जो दो भाई थे अंग्रेज, बर्टन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। एक तो जॉन बर्टन आता है, दूसरा आता है विलियम बर्टन। इस बर्टन बंधुओं के निर्देशन में जब ये कार्य चल रहा था कराची से लाहौर तक, तो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जब कंक्रीट की आवश्यकता ज्यादा अधिक हो गई थी और कंक्रीट कम पड़ गई थी, तो मजदूरों ने क्या किया, आसपास में एक टीला था और टीले से कुछ ईंटें निकल रही थे और ईंटों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इन दोनों को पता चला तो कार्य को तुरंत ही रुकवा दिया और ये सूचना किसको दे दी? सरकार को दे दी। सरकार को देते ही क्या किया, इस कार्य को तुरंत ही वहां पे रुकवा दिया। अब 56 के बाद में 1857 में भारत में एक चिनगारी सी उमड़ गई थी और पूरे भारत में 1857 की क्रांति के नाम से जाने जाती है इस अंग्रेजों के विरुद्ध, जिनके कारण यहाँ पे इस पुरातात्विक विभाग में या खुदाई में इसके ऊपर अंग्रेज सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में ये बात आती है 1861 में। 1861 में एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम के निर्देशन में सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है, ये प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी और किसके निर्देशन में की गई थी। तो हमें ध्यान रखना 1861 में और लॉर्ड कनिंघम। तो उस समय 1861 में भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद में कोई भी अंग्रेज सरकार ने लंबे समय तक 1857 की क्रांति के बाद में उस सुलझाने को, उस भारतीय जो भारत में अंधविश्वास चल रहा था उसको सुलझाने के लिए कुछ भी ध्यान आकर्षित नहीं गया। जैसे ही भारत में 1899 और 1905 के बीच में वायसराय लॉर्ड कर्जन बने थे, तो कर्जन ने क्या किया, इसकी ओर वापस ध्यान आकर्षित किया। तो कर्जन ने जॉन मोर्सल को इस भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बना दिया था? निर्देशक बना दिया था और इसका नाम बदलकर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग रख दिया था और जॉन मोर्सल को सारा कार्य सौंप दिया कि अब आप इस चीज की खोज करो कि वहां पे क्या है, किस प्रकार ये ईंटें निकली है, और सारा का सारा कार्य किसने सौंप दिया था? जॉन मोर्सल को। तो जॉन मोर्सल ने बाद में क्या किया, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को विस्तार करने के लिए दो जो भारतीय व्यक्ति थे, उस दो भारतीय व्यक्तियों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सौंप दिया। एक तो था राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरा राखाल दास बनर्जी। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की या हड़प्पा स्थल को खोज निकाला कि हड़प्पा एक महान बड़ा नगर है। तो सबसे पहला स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया था? वह था हड़प्पा। वह कब खोजा गया था? 1921 में। और इसकी उत्खनन या सर्वप्रथम इसकी खुदाई किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? राय बहादुर दयाराम साहनी। अब अगला स्थल आता है मोहनजोदड़ो। अगला व्यक्ति का नाम आता है राखाल दास बनर्जी। जैसे ही 1921 निकला और 1922 में अगले साल में ही राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला
और आज इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और सबसे बड़ी विशेषता किसकी है? मोहनजोदड़ो की। हमने अच्छी तरीके से पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल है, कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस जिले में है, किस किस राज्य में है। कुछ इसका विस्तार और थोड़ा बहुत रह गया कि किन किन देशों में ये फैली हुई है, इसके बारे में भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।